हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बिल्कुल नया टॉपिक, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट बच्चों, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारे इस पूरे एफएम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में भी हम लोग पूरे एफएम के अंदर कहीं ना कुछ यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट तो जो इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? मीन्स आपके मन में क्या आता है अगर मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कैपिटल रेज करने में जो हमारी कॉस्ट है। ओके, कैपिटल रेज करने में जो हमारी कॉस्ट है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसे ही कुछ और? जितने समय तक हम कैपिटल मतलब जितने टाइम के लिए बोरो करते हैं, मतलब बोरो करने के टाइम लिमिट्स में इसका कॉस्ट इनकर्ड होती है। बस वही, मतलब इन्होंने कहा दैट जब भी हम कैपिटल फॉर्म करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट होती है उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। राइट और बच्चों, इसको मैं डिफाइन करूंगा तो कुछ इस तरह से डिफाइन करूंगा, लिखेंगे दैट कॉस्ट इनकर्ड by the organization for raising of funds, right? or you can say raising of funds की जगह पे आप यूज कर सकते हैं ऑब्लिक यूजिंग ऑफ। हमारी कंपनी अच्छा, इसको और आगे प्रोसीड करना इन परसेंटेज एंड पर। बच्चों यकीन मानो, अगर मुझे पूरे चैप्टर को आपको 2 लाइनों में पढ़ाना है तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा और चैप्टर खत्म कर दूंगा। फिर से, कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनकर की गई कॉस्ट जो कि किस रिस्पेक्ट से है? रेजिंग ऑफ द फंड्स, और यू कैन से यूज द फंड्स इन परसेंटेज एंड पर एनम इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन आवर दिस टॉपिक। राइट, अब आप कहेंगे सर ये सब है, ये क्यों है? देखो बच्चों, ये बड़े इसके सिंपल एग्जांपल्स हैं। मैंने कहा बच्चों देखो, अगर आप किसी भी एक पर्सन का एक फ्लैट यूज करते हो, फ्लैट, राइट, तो अगर आप फ्लैट यूज कर रहे हो तो इसके बदले में आप क्या पे करते हो? यस प्लीज। मैंने कहा आपने मिस्टर ए का करो, आप मुझे कहा सर आपका एक फ्लैट खाली है, आप हमें रहने के लिए दे दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पर रेंट पर रहना है, तो आप मुझे ही फ्लैट दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, आप फ्लैट ले लो। आपने मुझसे फ्लैट लिया और सपोज करो 2 साल के बाद, 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपने इस फ्लैट को मुझे वापस दे दिया, कहा कि सर ये लो, आपका फ्लैट वापस ले लो। राइट, इज इट अ फेयर डील? आपने मुझसे फ्लैट लिया और फ्लैट यूज करने के बाद 2 साल के बाद फ्लैट वापस दे दिया, इज इट द फेयर? नो, क्यों नहीं है? बीच में भी तो उसने, क्योंकि आपने फ्लैट तो यूज किया बट इसके यूसेज चार्जेस नहीं किए। तो अगर आपको फेयर डील रखनी है तो इस फ्लैट को यूज करने के डिफरेंट टाइम पीरियड के चार्जेस भी पे करने होंगे। राइट, अब बच्चों देखो, बड़ा सिंपल है। मैंने कहा आप मिस्टर आई हो और मिस्टर आई जो है किसी पर्सन से एयर कंडीशनर, एसी जो है वो यूज, राइट, अगर वो यूज कर रहा है किसी पर्सन से लेकर, तो अगर वो 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए यूज करेगा, मतलब एक सीजन यूज करेगा, तो इसके बदले में क्या पे करेगा? हायर चार्जेस। राइट, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एसी यूज करें और 6 महीने के बाद भैया अपना एसी वापस ले जाओ और एसी को वापस कर दें? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस केस में भी यूसेज चार्जेस हमें इनकर करने पड़ेंगे। राइट, मींस फेयर डील तभी होगी जब असेट्स का यूसेज के साथ साथ जिस पर्सन की ऑनरशिप है इस एसेट को, उस पर्सन को ये एसेट तो वापस दे ही दी जाए, साथ ही साथ इसके बदले में कुछ यूसेज चार्जेस भी पे किए जाए। Am I right ना? अच्छा, तो बच्चों अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो ध्यान दो, ये बात तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी ही आएगी। कैसे? मैंने कहा बच्चों, आपने सपोज करो डेप्ट, उधारी ली है, राइट, आपने उधारी ली है 10 लाख रुपए की। अगर आपने तीसरे पॉइंट ऑफ टाइम पर उधारी ली है और इस उधारी को सपोज करो 5 साल के बाद आप वापस पे करने जा रहे हो या वापस पे कर दोगे, तो इज इट अ फेयर डील? आपने उधार
10 लाख की, 5 साल के बाद इस उधारी को आप वापस पे कर दोगे। इज इट अ फेयर डील? नो, व्हाई नॉट? क्योंकि आपने यहां पर एसेट यानी कि 10 लाख को तो वापस पे कर दिया, बट इसके बदले में इसके यूसेज चार्जेस पे नहीं किए। और बच्चों ये जो यूसेज चार्जेस हैं, इसी को हम यहां पर क्या कह रहे हैं? कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग ऑफ फंड्स और यूजिंग ऑफ द फंड्स, एंड दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट, इनको समझ में आ रहा है? राइट, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक किस्म से यूसेज चार्जेस होते हैं। राइट, अब इनमें और इनमें फर्क क्या है, थोड़ा ध्यान देना। इनमें और में ये फर्क है, यहां पर जो मिस्टर ए यूज कर रहा था, फ्लैट यूज कर रहा था, जो कि एक असेट होती है, जो कि एक असेट होती है। राइट, यहां पर मिस्टर आई जो है यूज कर रहा है, जो एक असेट है, पर ये असेट तो है, पर ये असेट किसी एक फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है। ये असेट किस फॉर्मेट में है? मॉनेटरी फॉर्मेट। ये असेट कैश की फॉर्मेट में, तो कैश के फॉर्मेट में ही असेट यूज हो रही है, और इसके बदले में जो यूसेज चार्जेस पे किए जाएंगे वो भी किस फॉर्मेट में किए जाएंगे? मॉनेटरी फॉर्मेट में। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये जो कैश है ये हमारी एसेट है, और इसके बदले में जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाएगा वो हमारा कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। जैसे यहां पर एसेट जो है वो अलग है, और उसके बदले में जो यूसेज चार्जेस पे किए जाएंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे? कैश की फॉर्मेट में होंगे। राइट, तो यहां पर यूसेज कैश के फॉर्मेट में होते हैं और असेट डिफरेंट होती है, इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। राइट, तो यहां पर जो असेट है वो भी कैश है, और जो इसके यूसेज चार्जेस है वो भी कैश में है, इसलिए हम लोग कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और इसलिए हम लोग इस चैप्टर को भी करने जा रहे हैं। नहीं, हम जब किसी पर्सन से फ्लैट लेते हैं तो वो फ्लैट कितने का, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है ना? हमारे एंगल से देखो ना, इस यूजर के एंगल से फ्लैट जितने का भी होगा, इसने तो फ्लैट लिया और फ्लैट वापस दे दिया। राइट, तो इसको इस बात से मतलब नहीं है कि फ्लैट कितने में परचेज किया था, व्हाटएवर इट इज। राइट, तो यहां पर जो असेट है जो यूज की जा रही है वो प्योरली क्या है? कैश, और इसके बदले में जो यूसेज चार्जेस हैं वो भी किस फॉर्मेट में है? कैश की फॉर्मेट में। राइट, तो बच्चों दिस इज क्लियर? तो बच्चों जैसे ही आप लोग ये पहली बात से समझ लेते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आता है कि ठीक है सर, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने कहा कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग ऑफ फंड्स और यूजिंग ऑफ द फंड्स इज इन परसेंटेज एंड पर एनम इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मन में एक सवाल आया कि सर ठीक है, हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मन में एक सवाल आया कि सर हम ये क्यों करेंगे, वाई? अगर आप आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी है, 15% है, 20% है, 25% है, व्हाटएवर, राइट, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ये क्यों कैलकुलेट करें, वाई? क्यों कैलकुलेट करें, क्या कहते हो? देखो बच्चों, हमने कहा कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स रेज करती है। डिफरेंट सोर्सेज के मैंने आपको नाम दे दिए। मैंने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैंने कहा डेब्ट, और मैंने कहा अदर्स। राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड्स रेज किए हैं, सपोज दैट इट्स 500 lakhs, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेज किए हैं 200 lakhs, डेब्ट से रेज किए हैं 100 lakh, और यहां से भी रेज किए हैं सपोज 200 lakhs, और इस तरह से कुल मिलाकर आपके पास कितना अमाउंट हो गया? 1000 lakhs। ठीक है, अब 1000 lakhs रुपीज के लिए हमने 3 सोर्सेज यूज किए हैं, सॉरी 4 सोर्सेज यूज किए हैं। हम लोग जिन जिन लोगों से पैसा लेते हैं इसके बदले में क्या पे करते हैं? यूसेज चार्जेस, और फंड से रिलेटेड जो यूसेज चार्जेस होते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है केई, एंड दैट इज सपोज टू बी 10-20%। हमने ये कैलकुलेशन कर ली। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, मतलब कॉस्ट को हम बोलते हैं केपी, ठीक है। डेब्ट के रिस्पेक्ट से कॉस्ट को हम बोलते हैं केडी, और ये अदर्स के रिस्पेक्ट से भी हम इसको केडी ही बोलते हैं, राइट। मैंने कहा केपी केडी ये सब कैलकुलेट कर लिया मैंने कहा ये है 15%, ये है 12%, और ये भी है 12%, राइट। पर मन में सवाल आया कि आपने जो ये कॉस्ट कैलकुलेट की है, ये परसेंटेज में भी है, पर एनम में भी है, विद रिस्पेक्ट टू द यूजिंग ऑफ द फंड भी है, पर ऐसा कैलकुलेट करने के बाद हम लोग करेंगे क्या? मतलब कर क्यों रहे हैं ये? क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट। देखो प्रॉफिट की आइडेंटिफिकेशन के लिए तो हम लोग
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। डेबिट में एक्सपेंसिव लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, डिफरेंस जो होता है वो प्रॉफिट आता है। यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिट तो कैलकुलेट करते ही नहीं है। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमें पे करनी होती है या फिर इंकर्ड होती है, तो उस वजह से हमें उसी टाइम पीरियड में निकालना होगा परसेंटेज में या फिर पर एनम। देखो क्वेश्चन अभी वही का वही है कि कॉस्ट क्यों आपने आपने बताया कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर फाइंड करनी होती है, पर क्वेश्चन है कि क्यों फाइंड करनी होती है। मिनिमम कॉस्ट इनकर करके, मतलब ही सेज कि सर हम लोग डिफरेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा सोर्स जो है वो बेस्ट है, ये कहना चाहते हैं। चलो एक ये रीजन हो सकता है, मान लेते हैं। और कोई रीजन? हाँ जी बताइए। सर हमारा मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें मतलब जिन सोर्सों से हमने कैपिटल रेज किए मतलब उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे हमारा से हाई हो। आप कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, राइट? तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो के लिए इन्होंने बता दिया कि हम लोग किस सोर्स से यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने बता दिया। और कुछ बताओ, और कुछ सोचे नहीं? तो सुनिए बच्चों, देखो बच्चों मुझे एक बात बताइए कि आप इक्विटी से फंड्स रेज करेंगे, कॉस्ट कितनी होगी? 20%। आप प्रेफरेंस से रेज करेंगे, कॉस्ट कितनी होगी? 15, 12 एंड सो ऑन, राइट? पर नाउ द क्वेश्चन इज कि डिफरेंट सोर्सेज से जो आपने पैसा रेज किया है, इस पूरे के पूरे फंड्स को आप अपनी पॉकेट में ही लेके घूमोगे या बैंक में रखोगे? सिर्फ बैंक में ही रखोगे या कुछ और भी करोगे? इन्वेस्ट करेंगे। राइट। इस पैसे को हम लोग क्या करेंगे? इसको हम इन्वेस्ट करेंगे, इसको हम इन्वेस्ट करेंगे, राइट? अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पहले इन्वेस्टमेंट से पहले डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करेंगे कि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें कितनी रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? तो हमने कहा हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट को एनालाइज किया, और एक प्रोजेक्ट को जब एनालाइज किया तो मालूम चला कि वो प्रोजेक्ट एज्यूम दैट 15% रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। कितना? 15%, राइट? अब बच्चों ये जो 15% रिटर्न आ रही है इस वाले प्रोजेक्ट से, जैसे न्यू प्रोजेक्ट रिटर्न, दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट रिटर्न, ये जो बच्चों न्यू प्रोजेक्ट रिटर्न आ रही है, सो नाउ वी हैव टू डिसाइड कि ये जो प्रोजेक्ट है उसको हम एक्सेप्ट करें या हाँ जी रिजेक्ट करें। अब बच्चों इसको हम कैसे डिसाइड करें कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट है या नहीं? तो हम कहेंगे रिटर्न आ रही है 15% और हमें डिफरेंट फंड्स में कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है? 20%, 15%, 12% एंड 12%। हमें 20%, 15%, 12%, 12% इतनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, जबकि नया प्रोजेक्ट हमें रिटर्न कितनी प्रोवाइड कर रहा है? ओनली 15%, राइट? तो वी हैव टू कंपेयर, राइट? वी हैव टू कंपेयर कि सच काइंड ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इज बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट, राइट? तो बच्चों आपके अकॉर्डिंग इस सिचुएशन के अंदर अगर नया प्रोजेक्ट 15% की रिटर्न दे सकता है, राइट, और हमें डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट रिटर्न अराइज हो रही हैं, तो क्या कहते हो इस नए प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? सर और भी अगर हम और जगह पे भी लगाते हैं, और प्रोजेक्ट्स में भी लगाते हैं पैसा, और उसके हिसाब से मैंने कहा एक ही प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट को डिसाइड करना है, और की बात नहीं कर रहे हम लोग। जो रिटर्न इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से जो रिटर्न होगा वो तो फिक्स होगा, हमें देखना ये पड़ेगा कि मतलब कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी, जितना मैंने आप बताओ कि ये आपके सामने सारी सिचुएशन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये रही, नया प्रोजेक्ट हमें रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं 15%, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? अमन में कि सर अगर पैसा यहां से आया होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर पैसा यहां से आया होगा तो बोलो, अगर कॉस्ट 30% है, रिटर्न 15% है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट? रिजेक्ट। और अगर कॉस्ट 12% है, 12% और रिटर्न है 15%, नाउ वी कैन एक्सेप्ट। मीन्स अब ये देखना पड़ेगा कि जो पैसा है, फंड जो है वो किस वाले सोर्स से आ रहा है ना? किस वाले सोर्स से आ रहा है? नाउ वी हैव टू से दिस। अब जो किस सोर्स से ये पैसा आ रहा है, इस पर्पस के लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग डिफरेंट सोर्सेज को कंसिडर करेंगे। बट ऐसा नहीं होता कि बैंक में जब 1000 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आपको इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम ये स्पेसिफाई कर सकें कि ये पैसा इसका है या इसका है, इसका है, इसका है ना? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपके घर में मम्मियों के जैसी आदत तो होती नहीं है। मम्मियां क्या करती हैं कि पापा से जब पैसा मिलते हैं तो अलग अलग पर्स बना लेती हैं,
4 पर्स, ये पर्स घर के खर्चे के लिए, ये पर्स जो है स्टडी के लिए, ये जो पर्स है ये इस वाले पिकनिक के लिए, ये पर्स जो है सेविंग्स के लिए, राइट। जो खर्चा जिसमें से होगा उसमें से निकाल के देते रहेंगे। अब यहां पर ऐसा तो होता नहीं है कि इस इक्विटी शेयर कैपिटल का बैंक अकाउंट अलग है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अलग, इसका अलग, इसका अलग। अगर ये रिटर्न 15% दे रही है तो डेप्थ वाले फंड में से ले आए पैसे और इन्वेस्ट कर दे, नहीं होता, राइट। तो यहां पर तो हमारा ओवरऑल कम हो जाता है। जिस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से आप वाटर इकट्ठा करोगे, एक जगह पे डाल दोगे, तो पानी अब आप बता नहीं सकते कि कौन सा पानी कौन से वाले प्लेस का है। तो बच्चों यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम लोग किसी एक इंडिविजुअल को कंसिडर नहीं करते बल्कि ओवरऑल कंसिडर करते हैं। और बच्चों इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को कंसिडर करने के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली WACC। क्या कर रहे हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या है बच्चों? दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अब जो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड KO। इसको हम प्यार से बोलते हैं KO। और यू कैन से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी ना, इस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को KO को हम लोग इस न्यू प्रोजेक्ट की रिटर्न से कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि ये जो नया प्रोजेक्ट है वो हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हाई रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है या लो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो जो हम लोग यहां पर लो और हाई रिटर्न को कंसिडर कर लेंगे और ये देख लेंगे कि हमारा नया प्रोजेक्ट हाई रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है या लो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, और हाई और लो के बेसिस पर डिसाइड कर लेंगे कि नया प्रोजेक्ट हम लोग एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। आ रहे समझ में आ रहे? अब नाउ द क्वेश्चन इज कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड होगी कैसे? देखते हैं। मैंने कहा कि आपके पास फंड्स हैं, तो वी हैव डिफरेंट फंड्स। कौन कौन से फंड्स हैं आपके पास? इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। कितने रुपीस का है ये है 500 lakhs का। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने रुपीस का है ये? 200 lakhs। एंड देन वी हैव डेप्ट, और ये है 100 lakhs। एंड अदर्स भी हैं, और ये जो अदर्स हैं इसको मैंने यहां पर लिख दिया, दिस इज 200 lakhs। और टोटल आपके पास 1000 lakhs हो गया, राइट। और बच्चों आपके पास हर एक के लिए अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम है आपको? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे पहले हुआ KE से, और जो KE है ये कितना है? 20%। उसके बाद है KP, एंड द KP इज बेसिकली 15%। एंड देन KD, एंड KD इज इक्वल टू कितना? 12%। और अदर्स में भी KD है, एंड दिस इज अगेन 12%, ठीक है। तो बच्चों आपने आइडेंटिफाई किया कॉस्ट पर एनम। ये कॉस्ट पर एनम मतलब क्या? ध्यान दो, हमने कहा हमने 500 लाख रुपीस का फंड रेज किया। इस 500 लाख का 20% हम लोग कॉस्ट बियर कर रहे हैं, राइट। 20% समझते हो ना? 20% का मीनिंग क्या है? अगर आपने 100 रुपीस का फंड यूज किया है तो आप इसके बदले में यूसेज चार्जेस हर साल कितने रुपीस पे कर रहे हैं? 20 रुपीस। यहां पर अगर आपने 100 रुपीस का फंड रेज किया है, 100 रुपीस का, 100 रुपए का, तो आप इसके बदले में यूसेज चार्जेस पे करेंगे 15 रुपए, 15 रुपीस। एंड हियर 12 एंड हियर 12 अगेन। इज इट क्लियर? सो यहां पर हमने कहा 500 लाख का 20%, तो हमारी जो कॉस्ट पर एनम आई वो कितने रुपीस की आ गई? 100 लाख। 200 लाख का 15%, तो कॉस्ट पर एनम कितनी आ गई? 30 लाख। एंड 12% एंड अगेन 12%। और बच्चों इस तरह से आपके पास कैलकुलेशन कीजिएगा, टोटल बताइए कितना आता है। प्लीज डू दिस। 166 लाख। तो आपकी कॉस्ट जो है वो 166 लाख है। कितने रुपीस के फंड्स के लिए? 100 लाख के लिए। तो बच्चों आपकी जो कॉस्ट है दैट इज 166 लाख फॉर यूजिंग फंड्स ऑफ रुपीज 1000 लाख। तो इसको आप क्या परसेंटेज में निकाल सकते हैं? यस। हमने कहा परसेंटेज में फाइंड करना बहुत आसान है। हमने कहा कॉस्ट इंकर्ड पर डिवाइडेड बाय फंड यूजेज, डिवाइड बाय फंड्स यूज्ड इनटू 100, राइट। तो हमारी ये कॉस्ट
है 166 लाख और फंड्स हमारा कितना यूज हो रहा है 1000 लाख इंटू 100 और ये बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 16.6%। और इसी को मैं बच्चों क्या कहूंगा दिस इज ओवरऑल। इसको मैं ओवरऑल क्यों कह रहा हूं क्योंकि अब इसमें इस वाली कैलकुलेशन के अंदर सब इंक्लूडेड है। इसमें ये कॉस्ट इक्विटी प्रेफरेंस डेप्ट सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बच्चों अगर ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6.6% है और हमारा नया प्रोजेक्ट 15% रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है तो अब आपका डिसीजन क्या होगा। हम इस तरह के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे बोलो नहीं करेंगे। कौन सा और का स्ट्रक्चर एक कंपनी का एक ही स्ट्रक्चर होता है। ये तो एक मतलब स्ट्रक्चर है। अगर हम किसी स्ट्रक्चर में अगर हम कहते हैं 400 लाख बच्चों ये करंट पोजीशन है इतने फंड्स रेस किए ये हमारी कॉस्ट आ रही है ये हमारा खर्चा हो रहा है ये होना तय है तो अब कोई और नया कैपिटल स्ट्रक्चर कहां से लेके आओगे बच्चे। इस प्रोजेक्ट को बदलोगे ना इस प्रोजेक्ट को क्योंकि हमारी कॉस्ट तो 16.6% आ रही है तो अब ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना पसंद करोगे जिसमें रिटर्न इससे 16.6% से ज्यादा है। तो 15% वाले प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे राइट। तो बच्चों कहने का मतलब ये तो बच्चों कहने का मतलब ये कि सबसे पहले तो केओ जो लिखा हुआ है केओ इक्वल टू 16.6%। इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है दैट आवर कॉस्ट इज 16.6 per annum for usage of fund of rupees 100। 100 रुपए के यूसेज के लिए हमारी जो कॉस्ट है वो है 16.6 राइट सर। 100 रुपए के यूसेज के लिए हमारी कॉस्ट कितनी है 16.6 राइट। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट से जो आ रही है बच्चों ये हमने कहा 15% आ रही है तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे या नहीं। यस प्लीज वी विल नॉट एक्सेप्ट सच प्रोजेक्ट। हम ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करेंगे। आई थिंक फाइन। चलिए हम और आगे चलते हैं। प्लीज कॉपी दिस वेरी फास्ट।
हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने ये कर लिया। तो बच्चों हमारे यकीन मानो पूरे चैप्टर का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करने का, यानी कि WACC फाइंड करने का ही है। हम इस पूरे चैप्टर में मेनली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आइडेंटिफाई करेंगे ताकि ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो नए प्रोजेक्ट्स हमें एप्रोप्रिएट रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। सोचो आप एक ऐसी मार्केट में एंटर कर रहे हो, एक ऐसे बिजनेस में एंटर कर रहे हो जहां पर आपको अपनी कॉस्ट नहीं पता, तो क्या आप अपना क्या उस ऐसे प्रोजेक्ट में एंटर करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा? नहीं। जब भी कोई भी बिजनेस रन होता है तो सबसे पहले अपनी कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन करता है, उसके बाद वो बिजनेस में एंटर होता है ये मालूम करने के बाद कि रिटर्न कितनी आएगी। राइट, यहां पर भी हम लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट में एंटर करने से पहले आइडेंटिफाई कर देंगे कि हमारी पॉकेट से आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है कितनी, और हमारी जितनी भी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को हम कंपेयर करके हमारे प्रोजेक्ट की, यस प्लीज, रिटर्न से, प्रोजेक्ट की रिटर्न से हम ओवरऑल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारी प्रोजेक्ट जो है वो इस से कम रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है या ज्यादा। आई थिंक फाइन, राइट। अब बच्चों हमारे इस वाले टॉपिक के अंदर हमें करना तो यही है, ये पूरा चैप्टर यही है, इसी के आसपास घूमेगा। पूरे के पूरे चैप्टर में बच्चों हम आपको सिखाएंगे कि KE कैसे निकालते हैं, ये KP कैसे निकालते हैं, KD कैसे निकालते हैं, एक और होता है KR, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो ये कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे निकालते हैं। राइट, फिर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम ओवरऑल कॉस्ट का पता लगा सकें। ओवरऑल कॉस्ट का पता लगाना मतलब ये आइडेंटिफाई करना कि हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कितनी है। अगर हमें आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट पता चल जाएगी तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, इस बात की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। आई थिंक फाइन, राइट। पर बच्चों ये जो मैंने आपको अभी मैथड बताया WACC फाइंड करने का, जब हम एग्जाम्स में जाते हैं तो ऐसा करते ही नहीं। हम लोग इसकी कैलकुलेशन के लिए एक डिफरेंट वे लेते हैं कैलकुलेशन करने का, और ये डिफरेंट वे इस तरह से है। आपको WACC निकालना है तो इस डिफरेंट वे को समझिएगा। लाइक मैंने कहा आपके पास डिफरेंट फंड्स हैं, एंड वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, वी हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वी हैव डेब्ट एंड अदर्स। जितने भी आपके पास फंड्स हैं ना बच्चों, इन फंड्स को कंसिडर कीजिए 500 लाख, 200 लाख, 100 लाख एंड 100 लाख। और बच्चों इसके बाद कंसिडर कीजिए इनके वेट्स। राइट, वेट्स मतलब कि टोटल के रिस्पेक्ट से, टोटल है 1000 लाख, टोटल के रिस्पेक्ट से ये जो फंड है वो कितना है। हमारा ये फंड कितना है बच्चों, 500 लाख, टोटल कितना 1000 लाख, तो कितना हो गया 0.50। यहां पर देखिएगा इट्स 200 लाख अपॉन 1000 लाख and this is 0.20, and again 100 lakh upon 1000 lakh is equal to 0.10, and ये भी कितना आएगा 0.10। तो आपने सबसे पहले क्या किया, हर एक फंड का सबसे पहले यस प्लीज वेट्स आइडेंटिफाई कर लिया। राइट, और बच्चों वेट्स आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप यस प्लीज, अच्छा लास्ट वाला 200 है, सॉरी 200 कितना आएगा 0.20। ओके, इसके बाद क्या करेंगे आप, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमने पहले ली थी वही एज इट इज लीजिए, 20% एंड KP 15% एंड KD 12% एंड अगेन KD इज इक्वल टू 12%। और बच्चों इसके बाद क्या कीजिए कि इस वेट्स को इसकी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू विल डू दिस, मल्टीप्लाई दिस टू, एंड वी हैव 10%, मल्टीप्लाई दिस टू कितना 3%, multiply this to 1.2%, multiply this, and this is 2.4%. Am I right? प्लस कर दीजिए। और पहले कितना आ रहा था, इतना ही आ रहा था। हमेशा से सेम आता रहा है, अभी भी सेम आएगा, और आपका भी हमेशा सेम आएगा। मीन्स कॉन्सेप्चुअल तो यहां से क्लियर होता है कि इतनी कॉस्ट टोटल इतने फंड, बट हम कैलकुलेशन जो करते हैं वो WACC की इस वे में करते हैं। आई थिंक फाइन, राइट। कॉपी कीजिएंगे, करेंगे इसको भी, और हम उसको
इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं। हाँ जी सर, एग्जाम में इसी वे में करना होगा, वेट्स आइडेंटिफाई करके लोग कैलकुलेशंस करेंगे। WACC, राइट, और यू कैन से दिस इज क्या है ये, KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। और बच्चों एक बात और बता देते हैं आपको इसमें कि WACC की कैलकुलेशंस ना हमारे पास दो वे में हो सकती है। एक होता है दैट इज बुक वैल्यू वेट्स, और एक होता है बच्चों दैट इज मार्केट वैल्यू वेट्स, बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स, राइट। सो हम लोग कैलकुलेशंस को दो वे में कर सकते हैं, बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। आप कहोगे सर ये क्या है, तो देखो आपने तो यहां पर वैल्यूज कंसिडर किए हैं, तो ये भी यहां पर बेसिकली दो वे में हो सकती हैं। दीज वैल्यूज कैन बी बुक वैल्यूज, राइट, और इट कैन बी मार्केट वैल्यूज। तो क्या आप इनका डिफरेंस बता सकते हैं कि ये सब बुक वैल्यू मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू, लाइक हमने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल हमने 10 साल पहले इशू किए थे और उनको हमने इशू किया था हमें 10 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से। तो बच्चों यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल में वो जो 10 रुपए की फेस वैल्यू है वो कंसिडर होगी, और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो रिजर्व प्लस में अलग से कंसिडर होगा। हमने 5 साल पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू किया था एट द रेट ऑफ ₹100, तो यहां पर हम 100 के हिसाब से कंसिडर करेंगे। डेट को कितनी वैल्यू में हमने रेज किया था वो कंसिडर करेंगे। मींस यहां पर बुक वैल्यू के अंदर हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, हिस्टोरिकल वाली, पुरानी वाली, या ऐसे कहो वो जो कि बुक्स में बैलेंस शीट में ऑलरेडी रिटर्न है, गिवन है, राइट। और दूसरा मेथड क्या है, मार्केट वैल्यू वेट्स। और ये मार्केट वेट्स में हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी वैल्यूज कंसिडर करते हैं वो हम आज के हिसाब से करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का आज के डेट में मार्केट में क्या रेट चल रहा है, राइट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू आज के डेट में क्या है। डेप्ट अगर आज हम रेस करेंगे तो आज के हिसाब से हम डेप्ट कितना अमाउंट कंसिडर करेंगे, और ऐसे ही अदर्स के लिए भी, राइट। तो जब हम यहां पर मार्केट वैल्यू वेट्स की बात कर रहे हैं तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात, यस प्लीज, नहीं करते। हम किसके बारे में बात करते हैं, आज की मार्केट वैल्यू के बारे में, राइट। तो बच्चों हमने कहा हम बुक वैल्यू में हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करते हैं और मार्केट वैल्यू वेट्स के हम आज की वैल्यूज की बात करते हैं, राइट। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ठीक है, अगर मुझे मार्केट वैल्यू वेट्स निकालना है तो मुझे ये जो नंबर लिखना होगा वो बुक वैल्यू वाला नहीं लिखना होगा, मुझे क्या लिखना होगा, नहीं, मैंने कहा अगर मार्केट वैल्यू वेट्स निकालना है तो मुझे बुक वैल्यू नहीं लिखना होगा, क्या लिखना होगा, मार्केट वैल्यू। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी कैसे, बड़ा आसान है। हमने कहा इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह पर व्हाट वी डू, यहां पर लिखेंगे नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट। नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय क्या, मार्केट प्राइस पर शेयर। और जब आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बारी आए तो प्रेफरेंस कैपिटल के केस में क्या लिखोगे, वही नंबर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर। और जब डिबेंचर्स की बारी आई तो क्या लिखोगे, नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर। तो हर केस के अंदर नंबर्स ऑफ शेयर्स को या नंबर्स ऑफ सिक्योरिटीज को उसकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अगर किसी का मार्केट प्राइस नहीं होगा तो उसको हम बुक वैल्यू की फॉर्मेट में ही वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू कह देंगे, राइट। तो बच्चों कहने का मतलब ये कि अगर आपको WACC मार्केट वैल्यू के बेसिस पर फाइंड करना है तो इस केस के अंदर हम हर फंड के लिए, लाइक हमने कहा फंड्स वी हैव टू कंसिडर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसकी जो वैल्यू कंसिडर करेंगे वो क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
के लिए भी नंबर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, मार्केट प्राइस पर शेयर। एंड देन डेप्ट के लिए भी ऐसा ही, नंबर्स ऑफ डेप्ट इनटू मार्केट प्राइस पर, यस प्लीज, डेप्ट। एंड अदर्स के लिए भी हम लोग मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ बुक वैल्यू। राइट, बुक वैल्यू, राइट। और उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, वेट। एंड देन स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीन्स बाकी सारा जो मेथड है वो सब सेम है, बाकी सारा मेथड सेम है। वेट्स आइडेंटिफाई कीजिए, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए और W इंटू एस कर दीजिए, तो आपके पास यहां पर ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, दैट इज बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यूज। तो बच्चों मुझे बताओगे विच इज द बेस्ट मेथड, बुक वैल्यू वेट्स मेथड या मार्केट वैल्यू वेट्स मेथड? बुक वैल्यू आसान होता है, आसान। बुक वैल्यू मेथड सबसे आसान होता है, इसलिए सबसे बेस्ट है, राइट। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट सर मार्केट वैल्यू से है कि उसे हमारी उसकी प्राइस वैल्यू पता चल जाती है, ना कि बुक वैल्यू, तो उसमें पास होती है। जोन से में से जो ज्यादा बेनिफिशियल हो, पर कौन सा बेनिफिशियल है यही आपसे पूछा। मार्केट वैल्यू जो कम होगा, जो कम होगा वो ज्यादा बेनिफिशियल है, उससे कम कैपिटल रेज हुई। जिससे कम कॉस्ट आएगी। जिससे कम कॉस्ट आएगी। हाँ, जिससे कम। सर रिटर्न जब आज की रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा तो कॉस्ट भी आज की रेट राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक बात है। देखो बुक वैल्यू किसी भी तरह से बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 10 साल पहले आपको ले जाता है, और 10 साल पहले जो मार्केट में रेट चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप आज के प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आज की ही कॉस्ट की बात करनी चाहिए। अगर आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमें 20% प्रोवाइड कर रहा है आज के टाइम का, तो बच्चों हमें जो कॉस्ट कंसिडर करनी चाहिए वो भी कब की करनी चाहिए, आज के लिए। वाई वी हैव टू गो टू द हिस्ट्री। सो बुक वैल्यू वेट्स तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बताता है, जबकि हम आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में जी रहे हैं, आज के नए प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअल में वेट्स कंसिडर करने चाहिए। वो कौन से कंसिडर करने चाहिए, मार्केट वैल्यूज, ताकि हम लोग आज की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आइडेंटिफाई कर सकें। राइट सर, ओके। तो बच्चों हम लोग ऐसा करेंगे, तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये इक्विटी शेयर कैपिटल में मतलब कॉस्ट का सीख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में सर, जैसे कि 30% लिखा होगा हम्म, सर, कॉस्ट कौन सी हो सकती है ये सीख के? इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कौन सी हो सकती है, ये पूछ रहे हो? नहीं सर, मतलब इक्विटी शेयर के लिए मतलब कॉस्ट कौन सी हो सकती है, जैसे कि परसेंटेज लगी थी कि हमें कितना परसेंट ये आएगा बच्चे, कैसे निकालते हैं ये तो हम कैलकुलेशन सिखाएंगे। हाँ जी बच्चों, पेज नंबर 2.32 प्लीज, पेज नंबर you have to see this question, question number 67, question number 67 क्वेश्चन देखिएगा। आई थिंक देख लिया आपने, कैन वी रब दिस, ओके। हाँ जी बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 देख रहे हैं हम लोग, एंड क्वेश्चन सेज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ विकास लिमिटेड इज एज फॉलोज। तो विकास लिमिटेड की कैपिटल स्ट्रक्चर इस प्रकार है, व्हाट वी हैव, बुक वैल्यू ₹10 लाख एंड रिटर्न अर्निंग ₹5 लाख, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वी हैव 7 लाख एंड 7 लाख, और 12% डिबेंचर। बच्चों दो वैल्यूज गिवन है हमें, एक तो बुक वैल्यू और दूसरा मार्केट वैल्यू, राइट। तो अगर आपके पास बाय चांस दोनों वैल्यूज गिवन हो, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो आप किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पसंद करोगे,
दोनों के अकॉर्डिंग। हमने आपको ये तो नहीं कहा कि बताओ कौन सा बेस्ट है, हम लोग ये कहा कि कौन से किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पसंद करोगे। भाई हमें तो मार्क्स लेने हैं, तो एग्जामिनर आपको ये नहीं कह रहा है कि कौन सी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कीजिए, तो यू हैव टू डू बोथ। इफ क्वेश्चन डज नॉट मेंशन यू कि कौन सा यूज करें, यूज बोथ द मेथड्स, राइट। सो वी हैव इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग एंड 12% डिबेंचर्स। लिखा हुआ है आफ्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दीज सोर्सेज इज इक्विटी शेयर कैपिटल 18%। तो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल का हमें रेट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 67 है ये। इक्विटी शेयर कैपिटल का रेट कितना है बच्चों? 18%। तो बच्चों इसको मैं केई कह दूं, दिस इज केई, राइट। सो केई वी हैव 18%, रिटेन अर्निंग्स 15%। आपके पास के आर गिवन है, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? के आर। सो दिस इज 15। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 14%। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट गिवन है और इसको मैं क्या कहूंगा? केपी, राइट ना। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, दिस इज 14% एंड द डिबेंचर्स आर 8%। और हमें डिबेंचर्स की कॉस्ट गिवन है, डेप्ट की कॉस्ट गिवन है, ये कितनी? 8%। सो आपके पास ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो आपको WACC फाइंड करना है। तो बच्चों हमने कहा हम लोग WACC आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग ये WACC आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं हमारे पास। नंबर 1, यस प्लीज, बुक वैल्यू मेथड एंड मार्केट वैल्यू मेथड, राइट। तो बच्चों आपके पास है राइट, और ये फंड्स आपके पास कौन कौन से हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अच्छा रिटेन अर्निंग भी है ना। रिटेन अर्निंग समझते हो बच्चों? क्या होता है ये? इक्विटी शेयरहोल्डर्स को हम डिविडेंड पे कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है जो हमारे बिजनेस में यूज होता है वो से डिविडेंड। रिटेन अर्निंग मतलब कि जो पैसा प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करने के बाद भी बच जाता है, जो पैसा हमारी कंपनी अपने पास रखती है फॉर द पर्पस ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, राइट। हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख का, इस 10 लाख में से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, इक्विटी डिविडेंड दे दिया, अभी भी 2 लाख रुपए बच गए हैं। तो ये 2 लाख रुपए जो बच गए हैं हमारी कंपनी खुद अपने पास ही रख लेती है। तो इस 2 लाख रुपए इसको हम क्या कहेंगे? रिटेन अर्निंग्स। इसके साथ ये खुद कॉस्ट ही तो है, इसके साथ मतलब क्या? मतलब जैसे प्रेफरेंस शेयर के साथ डिविडेंड करता है, तो डिविडेंड कॉस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल में डिविडेंड होता है, होता है, लेकिन रिटेन अर्निंग के साथ रिटेन अर्निंग जब भी हमारी कंपनी में आ जाती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल को, होल्डर्स को रिटेन अर्निंग के रिस्पेक्ट से भी ज्यादा डिविडेंड देना पड़ता है, देना इनको ही पड़ता है। सर जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहता है हर साल, तो हमें हाँ, डिविडेंड भी ज्यादा देना। प्रॉफिट बच जाता है, उस प्रॉफिट को हम लोग अपने पास रखते हैं, उसको हम री इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट और आता है, तो इन्हीं लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही हमें ज्यादा कॉस्ट, रिटर्न, ज्यादा डिविडेंड पे करना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो ए कॉस्ट। मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि रिटेन अर्निंग अपने पास रख लिया पैसा, तो फिर इसके बदले में हम लोग कॉस्ट पे करेंगे किसको? है ना, किसको? इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो इसलिए जो भी कॉस्ट हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल की होती है, बाय डिफॉल्ट वही कॉस्ट हमारी रिटेन अर्निंग की भी होती है, बाय डिफॉल्ट। सर अगर मान लीजिए कि हम रिटेन अर्निंग अपने पास मतलब रखते हैं, कंपनी अपने पास रखती है, उससे जब तक इन्वेस्ट नहीं करती तब तक जो लॉस का मतलब जो इंटरेस्ट का जो लॉस है वो भी कॉस्ट ही हो सकती है। इसकी इंटरेस्ट का जो लॉस हुआ, किसका इंटरेस्ट का लॉस हुआ बच्चे? मतलब सर जैसे कि प्रॉफिट का एक पार्ट मतलब रिटेन अर्निंग के रूप में कंपनी ने अपने पास रख दिया ठीक है, और उसे इन्वेस्ट करना था, लेकिन उसे इन्वेस्ट नहीं किया, लॉस भी कॉस्ट हो सकती है उसकी। अब ये थोड़ा सा आप आगे आने दो क्वेश्चन, मतलब इस पूरे चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ने दो, ठीक है। इक्विटी रिटेन अर्निंग के, देखो मैं आपको फिर से बता दूं, अभी हमारा मेन टारगेट क्या है, क्या फाइंड करना? केओ, जो में कि आपके पास हर एक के रिस्पेक्ट से कॉस्ट गिवन है। मैं आपको WACC फाइंड करना सिखा रहा हूं। अब इसके बाद हमारा टास्क बदल जाएगा, फिर हमारा टास्क होगा केई फाइंड करने का, केआर फाइंड करने का, केपी फाइंड करने का एंड केडी फाइंड करने का। जो हम इस टास्क में आएंगे ना, तो आप जो भी पूछ रहे हो वो इस टास्क से रिलेटेड है।
और अभी मेरा टारगेट ये सिखाने का नहीं है, मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ WACC सिखाने का, राइट। तो ध्यान दीजिए, हम लोग अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, WACC के बारे में। तो बच्चों ध्यान दो, हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपीस का है, 10 लाख। रिटेन अर्निंग कितने रुपीस की है, 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपीस का है, 7 लाख। और डेप्ट जो है वो कितने रुपीस की है, 6 लाख, राइट। तो आपके पास डिफरेंट फंड्स कौन है आजकल, जो ये हम लोग कर रहे हैं बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, प्लस कर देते हैं बच्चों, यस प्लीज, 20 लाख। और इसके बाद हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, वेट्स। तो इट विल बी 10 लाख अपॉन 28 लाख, एंड 5 लाख अपॉन 28 लाख, 7 लाख अपॉन 28 लाख, एंड 6 लाख अपॉन 28 लाख। तो आप वेट्स आइडेंटिफाई कर दिया। 0.35 1785 राइट। तो हमने वेट्स आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जो ये स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ध्यान दीजिए, दिस इज के एंड वी हैव KR, KP एंड KD, राइट, KE। और तो ये जो KE है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, बताइए प्लीज। यस, KR गिवन है 15%, KP गिवन है यस 14% एंड KD गिवन है 8%, राइट। और अब आप क्या करते हो, W इंटू एस, राइट। तो हम लोगों ने W इंटू एस कर दिया, तो W इंटू एस कीजिएगा, तो वी हैव दिस इंटू दिस 6.3 एंड मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.6775, ओके ओके 1.2 और इनको ऐड कर दीजिएगा 14.32 14.182 पक्का। तो बच्चों अब आपके पास KO आ गया, दैट इज नाउ 14.182। 182 क्या, 182%, राइट। अच्छा, तो बच्चों ये जो कैलकुलेशन की है हमने कौन से मेथड से की है, बुक वैल्यू। और अब हमें कौन सी मेथड से कैलकुलेशन करनी होगी, मार्केट वैल्यू। प्लीज कॉपी दिस फर्स्ट, ये कॉपी कर लिया, हाँ जी कॉपीड। तो जो इसी को मार्केट वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और बच्चों मार्केट वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है, ये सब नंबर तो सेम है, और इसके बाद आप लोग लिखेंगे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। और बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या लिखेंगे आप, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट। और बच्चों नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ये हमें
ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल की जो मार्केट वैल्यू है दैट इज रुपीज हाउ मच, कितने की है, 20 लाख रुपए की, है ना। तो ये हमारे पास ऑलरेडी 20 लाख रुपीज ही है, तो इसको आप सीधा सीधा 20 लाख लिख दीजिए, राइट। अब अभी एट प्रेजेंट प्लीज ध्यान देना, ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज ऊपर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि के आर और के ई डिफरेंट नहीं है, कि के आर और के ई सेम है, राइट। और जब के आर एंड के ई सेम होते हैं तो इस केस के अंदर हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स को कंसिडर नहीं करते। पर नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों। सर ये आपने जूम किया हुआ है। फिलहाल मैं भी क्वेश्चन में अपने आप से एज्यूम कर रहा हूं 18%, मतलब के ई और के आर सेम, और इस केस में मैंने कहा कि हम लोग रिटेन अर्निंग को कंसिडर नहीं करते, राइट। आप कहेंगे नहीं सी क्वेश्चन में तो 15% है। आप एक बार मेरे साथ ये एज्यूम कर लो, ठीक है। अभी आपको मैं एक लॉजिक दूंगा कि हम रिटेन अर्निंग कंसिडर क्यों नहीं करते, उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से मॉडिफाई करेंगे और ये देखेंगे कि जब ये डिफरेंट हो तो हम लोग कैसे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। मीन्स एट क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा कि आप ये मान लीजिए कि हमारे पास के आर और के ई बिल्कुल सेम है, और इस केस में रिटेन अर्निंग को कंसिडर हाँ जी नहीं करते, राइट। अब बच्चों और क्या कंसिडर करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये कितने रुपीज का है, वी हैव टू कंसिडर द मार्केट वैल्यू ओनली, एंड द मार्केट वैल्यू इज 7 लाख। और डेप्ट, और ये डेप्ट की मार्केट वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है इस रुपीज 6 लाख, राइट। और बच्चों इनको प्लस भी कर दीजिए, किया जाएगा 3300 एंड 000, और उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं 20 लाख अपॉन 33 लाख, 7 लाख अपॉन 33 लाख एंड 6 लाख अपॉन 33 लाख। कितना बताया, 0.260, 0.212 और 0.18। 181 ओनली। कुछ मुझे फ्रैक्शनल का डिफरेंस लग रहा है इसमें। सर ये जो 1818 1818 ऐसे है। 1818 ओके, और ये 212, हाँ सर ये भी है 2121। हाँ अब ठीक है, 6060 अच्छा 6060, राइट। 4 डिजिट तक कैलकुलेशन किया करो हमेशा से, हमेशा के लिए। तो बच्चों W इंटू एस कर देंगे और W इंटू एस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.908, ओके। यहां तो कुछ आएगा नहीं। नाउ मल्टीप्लाई दिस टू ऑल्सो 2.9694, yes sir, ओके। मल्टीप्लाई दिस टू ऑल्सो 1.5 4544 44%, and add all this %15.3318%, राइट। तो वो ये नंबर आ गया आपके पास, एंड दिस नंबर दिस इज कॉल्ड क्या, केओ। और बच्चों ये कौन से मेथड के अकॉर्डिंग है, दिस इज एज पर द मार्केट वैल्यू वेट्स, और मार्केट वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग जो केओ आता है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ज्यादा बेनिफिशियल होता है, राइट। बस एक मन में एक सवाल रह गया, क्या रह गया, रिटेन अर्निंग कंसिडर क्यों किया, और आपने ऐसा क्यों एज्यूम कर लिया कि दोनों सेम है, राइट। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा कि रिटेन अर्निंग कंसिडर क्यों नहीं किया। कैन वी प्रोसीड, ओके। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि हमने रिटेन अर्निंग कंसिडर क्यों नहीं किया, नोट नहीं किया, नोट कीजिए बच्चों वेरी फास्ट, थोड़ा सा जल्दी से, बहुत जल्दी से प्लीज।
हाँ जी बच्चों, डन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों हमने आपको ये बताना है कि हमने रिटेन अर्निंग को कंसिडर क्यों नहीं किया, और अगर केआर और केई नहीं होता तो इसका क्या इंपैक्ट होता, राइट? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। बड़े सिंपल शब्दों में मैंने कहा बच्चों, एक नई कंपनी है, एक नई कंपनी है, राइट? ये जो नई कंपनी है इसने बिल्कुल न्यू शेयर्स इशू किए हैं, न्यू इक्विटी शेयर्स इशू किए, राइट? ये जो न्यू इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं ये हैं 100 lakhs एट द रेट ऑफ ₹10। तो यानी कि हमारी कंपनी के पास कितने अमाउंट, कितने फंड्स आ गए? 1000 लाख, राइट? तो जैसे इसने हमारी डिफरेंट फंड्स रेज किए हैं, तो अब आप बताएंगे कि इसकी जो बैलेंस शीट होगी वो किस तरह से दिख रही होगी। हम कहेंगे कि इसकी जो लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही होगी, कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही होगी? इट इज अराउंड अगेन 1000 लाख। और ये 1000 लाख एसेट्स में भी दिख रहा होगा या नहीं? कहां पर? कैश बैंक में, राइट? तो बैंक में आपके पास आ गया अगेन 1000 लाख, और इस तरह से हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट कर रही है। तो बच्चों आपको मालूम है कि किसी कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, राइट? थोड़ा कभी आपने जानने की कोशिश की कि जो मार्केट प्राइस चेंज होता रहता है वो चेंज होता कैसे? डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल ठीक बात है, राइट? देखो हमने कहा एक स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नो डाउट आपके अकॉर्डिंग भी, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर जो है वो बेचे और खरीदे जाते हैं, राइट? मैंने कहा ये जो हम उस नाम देते हैं, इसका नाम है सपोज एनसी कंपनी, न्यू कंपनी। तो एनसी कंपनी लिख दिया मैंने। तो न्यू कंपनी, एनसी कंपनी के जो शेयर्स मार्केट में बिकेंगे तो किस वैल्यू में बिकेंगे, राइट? हमने कहा सर आपने अपने आप को कभी कभी अपने आप को बायर बना लो या फिर अपने आप को सेलर बना लो, राइट? सेलर जो है हमारी इस कंपनी के शेयर को, सेलर मतलब वो पर्सन जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, इन सेलर्स के पास ऑलरेडी शेयर्स ऑलरेडी होते हैं, तभी ये शेयर्स को मार्केट में बेचना पसंद करते हैं। और मार्केट में जब भी ये बेचना पसंद करते हैं तो ये लोग जो रेट है मार्केट के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते होंगे, ये कम से कम ज्यादा से ज्यादा। और जो ये बायर्स होते हैं, ये बायर्स मार्केट में रेट पसंद करते होंगे देखना, परचेज करना, वो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? कम से कम, राइट? तो बच्चों इन लोगों ने जो है मार्केट के अंदर खरीदने के लिए कोशिश करनी है, इन लोगों ने मार्केट में महंगा बेचने के लिए कोशिश करनी है, राइट? अब ये तो चाहते हैं कि इनको 2 रुपए में, 1 रुपए में मिल जाए, और ये लोग चाहते हैं कि इनको 1000 रुपए में शेयर को बेचना पड़े, 1000, 5000, 10,000, महंगे से महंगा, राइट? सर रियलिस्टिक पिक्चर क्या है? रियलिस्टिक पिक्चर ये है कि हमारी कंपनी बिल्कुल नई कंपनी है, इसके पास 1000 लाख रुपीस हैं। इस वाली कंपनी को अगर आज ही वाइंड अप कर दिया जाए, अगर आज ही वाइंड अप कर दिया जाए तो हमारी कंपनी से कितने पैसे रिलाइज हो जाएंगे? 1000 लाख। और जो ये 1000 लाख रुपीस हमारी कंपनी से रिलाइज हो जाएंगे, ये कैश हमारी कंपनी के पास है वो बट किस में जाएगा? शेयर होल्डर्स में। और कितने शेयर होल्डर्स में? 100 लाख। तो नंबर्स ऑफ शेयर्स 100 लाख में बढ़ जाएगा। तो यानी कि हर बंदे के हिस्से में जो शेयर आएगा वो कितने रुपीस, मतलब हर बंदे के हिस्से में जो कैश आएगा वो कितने रुपीस का होगा? 10 रुपए का। तो मैं इस 10 रुपए को कह सकता हूं दिस इज द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू समझ गए? ये वैल्यू इस कंपनी की होनी चाहिए। और बच्चों ये जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो हमेशा इस कंपनी की फेयर वैल्यू को पहले अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस, और ये फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक है, सबसे बिल्कुल शुरुआत है, राइट? तो इन्होंने भी इस वाली कंपनी के शेयर की कैलकुलेशन की हुई। वैल्यू कितने रुपीस की आ रही है? 10 रुपीस की। तो इनको मालूम है 10 रुपए की इसकी वैल्यू आ रही है, तो वो 10 रुपए में खरीदना चाहेंगे या फिर इससे सस्ते में और सस्ते में और सस्ते में और सस्ते में, राइट? और जो ये सेलर्स हैं इनको भी मालूम है कि फेयर वैल्यू कितनी है? 10 रुपीस की। तो वो चाहेंगे कि 10 रुपए में बिके शेयर, राइट? या फिर बिके कितने में? 11 में, या फिर 12 में, या फिर 13 में,
या फिर 14 में, तो ये डेफिनेटली चाहेंगे कि हायर साइड बिड ट्रांसफर करने का, और ये लोग चाहेंगे कि बिड जो हो वो 10 हो या 9 हो या 8 हो या फिर 7 या फिर 6 हो एंड सो ऑन। बट सर ये प्राइस तो इन दोनों का कॉमन है, तो मार्केट प्राइस कितना बन जाएगा? हाँ जी बच्चों, ये भी चाहते हैं 10 में खरीदना और ये भी चाहते हैं 10 में बेचना, तो ये लोग आपस में 10 रुपए से ट्रेड करना शुरू कर देंगे, और इसी 10 रुपए को हम लोग क्या कहेंगे? इसी 10 रुपए को हम क्या कहेंगे? मार्केट प्राइस पर शेयर। इज इट क्लियर? अच्छा, मार्केट प्राइस बच्चों 10 रुपए का हो चुका है, अब हम मार्केट में जो शेयर है वो 10 रुपए में खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, इसी को मैं मार्केट प्राइस पर शेयर कह रहा हूं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के मिड पॉइंट पर 10 रुपए का शेयर डिसाइड हो गया, राइट। अब देखो, नो डाउट टाइम जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे बायर्स और सेलर्स अपनी कोटेशन में मूवमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। कैसी मूवमेंट्स करना शुरू करते हैं? ध्यान दो, हमारी कंपनी के अंदर एक छोटी सी हलचल हुई, और छोटी सी हलचल ये हुई कि हमारी कंपनी ने इस 1000 लाख में कुछ पैसा किसी एक लैंड में, प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया। बैंक में हमारी कंपनी के पास काफी पैसा रखा हुआ था। सपोज करो इसने 500 लाख रुपीस की एक बिल्डिंग पूरी खरीद ली। कितने की? 500 लाख की। और बच्चों बिल्डिंग 500 लाख की खरीद ली है, तो बच्चों इससे हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल तो अभी भी वही रहेंगी, कितनी? 1000 लाख। अब सभी के सभी लोग मार्केट की, मतलब इस कंपनी की हलचल को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद ये आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर कंपनी बंद हो जाए तो उनके हाथ में क्या आएगा, मीन्स फेयर वैल्यू इस कंपनी की क्या होनी चाहिए। अब इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा कि भैया बैंक में तो पैसा हमारी कंपनी के पास 500 लाख रखा ही हुआ, बिल्डिंग खरीद ली है कंपनी ने, और जो ये बिल्डिंग है, मार्केट में उन्होंने खरीद लिया है 500 लाख की, पर एक्चुअल में इसकी वर्थ आज के डेट 500 लाख है नहीं, कम है, सपोज कम है। इन्होंने मार्केट में वैल्यू किया है कि इस बिल्डिंग की वर्थ जो है वो कितनी है? जस्ट 400 लाख, मीन्स इट हैज टोटल मार्केट कैप ऑफ रुपीज 900 लाख। और ये 900 लाख अगर ये कंपनी बंद कर दी जाए तो टोटल अमाउंट इतना रियलाइज होगा, और ये जो अमाउंट रियलाइज होगा लोगों में बढ़ जाएगा 100 लाख शेयर होल्डर्स में, तो 100 लाख शेयर होल्डर्स में जब बढ़ जाएगा तो हर एक के हिस्से में कितने पैसे आएंगे? ₹9। मार्केट में जैसे ही न्यूज का पता चलेगा तो बच्चों ध्यान दो, हमारे जो बायर्स हैं पहले 10 रुपए में लेना पसंद कर रहे थे इस कंपनी का शेयर, अब वो 10 रुपए में लेना पसंद, हाँ जी, नहीं करेंगे। अब वो चाहेंगे कि 10 रुपए नहीं बल्कि 10 रुपए से वो सस्ते में खरीदें। तो व्हाट आई मीन, दे विल कोट नॉट एट ₹10, दे विल कोट एट ₹9 ओनली। और अगर ये सेलर्स जो हैं ये भी इसी तरह की रखते हैं कि मार्केट में हाँ हमारी इस कंपनी ने जो ये स्टेप लिया है ये बहुत गलत है, तो इस केस के अंदर ये लोग भी अपनी कोटेशन को भाई 11, 12, 13, 14 इन्होंने बेचना तो चाहते हैं, जैसे कोई क्या खरीदने के लिए तैयार है इस वाली रेट में? बोलो, वो कम कर देंगे। राइट, इनको भी मजबूरी में इस वाली कोटेशन को कम करना पड़ेगा। तो 9 रुपए किया और ये भी 9 रुपए, और मार्केट प्राइस अब तय हो गया कितने रुपीज का? यस प्लीज, 9 रुपीज। हमने कहा डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, अब जो मार्केट प्राइस तय कर रही है वो है 9 रुपए, राइट। अब सर 1 मंथ हुई का, आफ्टर 1 मंथ हमने कहा आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने दोबारा से इस कंपनी को इवैल्यूएट करना शुरू किया, और पता चला कि बिल्डिंग जो 500 की थी वो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो गलत थी। एक्चुअल में बिल्डिंग जो है 500 लाख की है, वो 1 मंथ के बाद मालूम चला कि इट्स एक्चुअली 700 लाख, राइट। तो व्हाट आई मीन, आफ्टर 1 मंथ बैंक में अभी भी कितने पैसे हैं? 500 लाख। और इसके अलावा बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितनी है? 700 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 1200 लाख। दिस इज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। तो डिवाइड बाय व्हाट? नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। और ये कितने नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स? 100 लाख ना, 100 लाख। तो कितना हो जाएगा भाई? तो अब इस 12 रुपए को, 12 रुपीज को भी अब हम क्या कहेंगे? फेयर मार्केट प्राइस। बिल्कुल ठीक बात बच्चों, दिस इज द फेयर मार्केट प्राइस। 12 रुपए तो उसे मिल रहे हैं, मिली, यानी कि ये सिर्फ वैल्यूएशन की गई है, हाँ, जो वैल्यूएशन Right. 12 रुपए मिलेंगे,
मिलेंगे भी नहीं। ये समझ लो कि फेयर वैल्यूएशन है। इस कंपनी का जो मार्केट प्राइस होना चाहिए दैट शुड बी 12, जो कि मार्केट में क्या चल रहा है 9 रुपीज। लेकिन सर जब मेरी पूरी बात होने दो प्लीज, मेरी पूरी बात होने दो। फेयर वैल्यू होनी चाहिए 12 रुपीज और 12 रुपीज होनी चाहिए वैल्यू, पर मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है 9 रुपीज। अब बच्चों ये जो कैलकुलेशन है ये लोग भी कर रहे हैं और ये लोग भी कर रहे हैं। तभी दोनों जब ये लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बाहर को जैसे पता चला कि भैया मार्केट में जो प्राइस है वो 9 रुपीज में हो रहा है, तो ये जल्दी खरीदना पसंद करेंगे, राइट। और इनफैक्ट ये 9 रुपए नहीं, क्योंकि अब तो 9 रुपए का भी प्राइस, 10 रुपए का प्राइस भी, 11 रुपए का प्राइस भी और 12 रुपए का प्राइस भी कोट करना शुरू करेंगे। और सेलर जो है वो तो चाहता ही यही है कि प्राइस जो है वो बढ़ता रहे, राइट। तो जब ये ज्यादा में बेचना शुरू करेंगे और ये लोग भी ज्यादा में बेचना पसंद कर रहे हैं, तो ये लोग सस्ती कोटेशन को खत्म करते रहेंगे। और अब जो है 12 रुपए से जो प्राइस है वो कितने रुपए से हो जाएगा, 12 का प्राइस, 12 सेलर का प्राइस, और ये लोग जो मिलकर अब जो नया प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं वो कितने रुपीस का है 12 रुपीस का। पहले फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन की गई, उस फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन के बाद बायर्स और सेलर्स ने अपनी मूवमेंट्स को, अपनी बिडिंग को चेंज किया, और बिडिंग को चेंज करने के बाद जो प्राइस नया डिटरमाइंड हो गया दैट इज ₹12। दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, राइट। अब आप बताइए क्या कहना। तो उसके बाद जब सेलर्स को पता चलता है कि कंपनी का फेयर मार्केट प्राइस 12 12 है, तो वो 12 रुपए ना बेच के हाई पे बेचते हैं। हाँ 12, यही कहा ना मैंने। हाँ, देखो 9 से एकदम से 12 नहीं आता, 9, 10, 11, 12। इनफैक्ट मैं तो 1-1 रुपए का गैप ले रहा हूँ। एक्चुअल में मार्केट के अंदर 5 पैसे का गैप आता है, 5 पैसा, फिर 5 पैसा, फिर 5 पैसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। मतलब ये सब कुछ किस बात पे डिपेंड करता है, फेयर वैल्यू की कैलकुलेशंस पर, राइट। अब इसके बीच में बहुत सारी अजम्पशंस बेस्ड हैं, बहुत सारी अजम्पशंस हैं। नंबर 1, हम डिमांड एंड सप्लाई सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पे कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा होता है दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग फिलहाल उसको इग्नोर कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बायर्स एंड सेलर्स इस कंपनी को सेम वे में इवेल्युएट कर रहे हैं। बायर्स एंड सेलर्स फेयर वैल्यू के बेसिस पर अपने कोटेशन को चेंज करते रह रहे हैं और नया प्राइस डिटरमाइन हो रहा है। गॉट इट। अब आप कहोगे सर इस सबका उस वाले से क्या मतलब। अब आप ध्यान दो बच्चों, मैंने कहा 1 बीत चुका है हमारी कंपनी को 1 साल बीत चुका है, और जब 1 साल बीत चुका है तो अब हमारी कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट भी अर्न किया है। जिस प्रॉफिट का हिस्सा हमारी कंपनी ने मार्केट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मैंने कहा बैंक में अभी भी 100 लाख हैं। बिल्डिंग जो मार्केट वैल्यू है वो तो हमारी बैलेंस शीट में नहीं आती ना। बिल्डिंग की वैल्यू जो बैलेंस शीट में आती है वो कौन सी होती है, बुक वैल्यू। मैंने कहा बुक वैल्यू पहले 500 लाख थी, अभी भी 500 लाख है, राइट। इसके अलावा हमारी कंपनी ने अदर एसेट्स के अंदर अदर एसेट पे इन्वेस्ट कर दिया है और अदर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी है रिमेनिंग 400 लाख की। और अब हमारी कंपनी के पास बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल तो था ही, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब वही रिजर्व एंड सरप्लस। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह दो, इसको रिजर्व एंड सरप्लस कर दो, इसको आप रिटेन अर्निंग कर लो, कुछ भी कह दो। मैंने कहा कंपनी ने 500 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। जब हमारी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 500 लाख का, रिटेन अर्निंग 500 लाख है, तो ये कहीं असेट्स में भी इंपैक्ट करेगा नहीं? ऑब्वियसली करेगा। कहां पर इंपैक्ट करेगा? बैंक बैलेंस एंड वर्किंग कैपिटल ये चेंज हो जाएंगे। मैंने कहा हमारी बैंक बैलेंस इस 500 लाख के कारण से 200 लाख रुपीज इंक्रीज हो गई है और 300 लाख की हमारी अदर एसेट्स भी इंक्रीज हो गई है, राइट। तो बच्चों ये हमारे प्रॉफिट इंपैक्ट है जो मैंने यहां पर लिखा। इन दिस वे टोटल इज 1500 लाख एंड 1500 लाख, राइट। और बच्चों फिर से इस कंपनी के लिए वैल्यूएशन की जाएगी, दोबारा से इस कंपनी की वैल्यूएशन की जाएगी और क्या फाइंड किया जाएगा? यस प्लीज, फेयर मार्केट वैल्यू, राइट। दोबारा से फेयर वैल्यू की जाएंगी, फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? लाइक मैंने कहा बैंक बैलेंस, एंड द बैंक बैलेंस इज 300 लाख। और इस बिल्डिंग का भी मार्केट वैल्यूएशन किया जाएगा, और मार्केट वैल्यूएशन किया जाएगा लाइक 500 लाख बुक वैल्यू है, सपोज दैट इट इज 700 लाख। अदर एसेट्स, तो अदर एसेट्स भी कंसिडर करनी है, और ये है कितनी? 700 लाख।
और इस तरह से टोटल आ जाता है 7, 14 और ये 1700 लाख, और डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ। ये क्या गया बच्चों? फेयर वैल्यू पर शेयर। दिस इज द इतना प्राइस होना चाहिए। मार्केट में प्राइस कितना रहा है? लेटेस्ट प्राइस हमने आपको कहा कि मार्केट में प्राइस चल कितना रहा है, दिस इज जस्ट ₹12। अब जैसे पता चलेगा बायर्स को, सेलर्स को कि भैया मार्केट में फेयर प्राइस होना चाहिए ₹17, जबकि है कितना 12, तो बायर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स परचेज करना शुरू कर देंगे। जब वो 12 रुपए में परचेज करना शुरू कर देंगे, 13 रुपए में परचेज करना शुरू कर देंगे, 14 में परचेज करना शुरू कर देंगे, 15, 16, 17 तक, क्योंकि जब तक वो 12 से 17 पे नहीं पहुंचते तब तक वो सस्ता ही ले रहे हैं। और सेलर्स तो चाहते यही हैं कि प्राइस जो है वो 12 रुपए से इंक्रीज हो जाए, तो ये भी 12, 13, 14, 15, 16, 17 वे बेचना शुरू कर देंगे। और जैसे ये 17 रुपए का प्राइस आ जाएगा तो बायर इससे महंगा परचेज करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू 17 का है। तो जो 17 रुपीज का मार्केट प्राइस पर शेयर चल रहा है उसकी वैल्यू 17 रुपए की है, और हम लोगों ने कहा कि मार्केट प्राइस 17 रुपीज का कंसिडर किया जाए। यहां तक कहानी आगे समझ ठीक है। अब जो मैंने अब एक बात बताई है, हमने आपको ये कहा कि बच्चों जब आप WACC कैलकुलेट करते हो, तो WACC कैलकुलेशन करते में इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? नंबर्स ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय क्या? मार्केट प्राइस पर शेयर। लाइक नंबर्स ऑफ शेयर्स 100, मार्केट प्राइस 17 रुपए, 1700 लाख, राइट। और इस केस में मैंने आपको कहा कि रिटेन अर्निंग का अमाउंट इंक्लूड, राइट। तो बता सकते हो क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बैलेंस शीट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट भी कंसीडर किया था, वो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, देखो तो उसमें पहले से इंक्लूड है। राइट, इस 17 रुपए के अंदर रिटेन अर्निंग का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देखो बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 लाख का था, राइट। और हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है कितने रुपीस का? 500 लाख ना, बोलो। अच्छा, बैंक बैलेंस अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कितना लिखवाया था? 100 लाख प्लस 200 लाख। और उसके बाद हमने बताया बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए 500 लाख, और बाकी बता दिया आपको अदर्स 400 लाख प्लस 300 लाख। तो बच्चों आपने जब इस टोटल असेट्स के बेसिस पर वैल्यूएशन की है, तो इस टोटल वैल्यू के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी तो ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। जब हम मार्केट प्राइस ले रहे हैं 70 रुपीज पर शेयर, तो रिटेन अर्निंग इस मार्केट प्राइस हटकर नहीं है, इस रिटेन अर्निंग की वैल्यूएशन ऑलरेडी इस 17 रुपीज के अंदर इंक्लूड हो चुकी हैं। तो अगर 17 रुपीज में रिटेन अर्निंग ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो अलग से दोबारा से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर मैं तो आपको एक लाइन में लिखवाऊं इसको, तो कैसे लिखवाऊंगा? दैट लिखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स will not be included separately, will not be considered separately, considered लिख देना, ज्यादा अच्छा वर्ड है। Retained earning will not be considered separately while computing WACC, using market value weights,
जब हम मार्केट वैल्यू वेट्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उस केस के अंदर हम रिटेन अर्निंग का अमाउंट सेपरेटली अलग से कंसिडर करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया ये बात? ओके तो बच्चों मुझे आपको बेसिकली यहां पर दो बातें बतानी थी। एक तो ये कि रिटेन अर्निंग का अमाउंट इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया। रिटेन अर्निंग का अमाउंट ऑलरेडी मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर में इंक्लूडेड होता है, तो उसको अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि रिटेन अर्निंग का अमाउंट अगर इंक्लूड नहीं करना तो मैंने ये केई और केआर को बदल कैसे दिया था? आपके पास क्वेश्चन के अंदर केई और केआर सेम गिवन नहीं था, राइट? और मैंने कहा बच्चों एक बार के लिए इन दोनों को सेम मान लो, ऐसे था ना? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वापस फिर क्वेश्चन में आ जाएंगे और छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं एंड फाइंड WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू right? So we have equity share capital, we have debt. equity share capital के अंदर हमने वैल्यू 10 लाख, ये कौन सी वैल्यू है? दिस इज सपोज टू बी बुक वैल्यू। 10 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख, टोटल कितना हो गया बच्चों? 20 लाख। मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू ₹20 and the face value of one share is ₹10. Face value of one is ₹10 and market price per share is ₹20. ठीक है। और हमें कॉस्ट भी गिवन है एंड कॉस्ट के गिवन है, सपोज दैट 15%, KR गिवन है 15% एंड गिवन है सपोज टू बी 10%, राइट? और आपको क्या कह रहा है, क्या फाइंड करो बच्चों आप? हाँ जी, WACC फाइंड करो ना, तो यू हैव टू फाइंड आउट WACC, यू हैव टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंड से। तो आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है, राइट? और आप यहां पर WACC कौन से मेथड से निकालना चाहते हैं? नहीं, लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू वेट्स, तो हमें बुक करने की जरूरत ही नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द मार्केट वैल्यू वेट्स ओनली। तो हम यहां पर कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? मार्केट वैल्यू, राइट? तो मार्केट वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग? नंबर्स ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। सो नंबर्स ऑफ शेयर बताओगे, नंबर्स ऑफ कितना है? हाँ जी, 10 लाख रुपीस की वैल्यू है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो आप यहां पर डिवाइड करके नंबर्स ऑफ शेयर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आपके पास ये आ गया ₹10 लाख डिवाइडेड बाय 10, राइट? ये हो गया नंबर्स ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस कितना बच्चों? 20 गिवन अस ना, गिवन टू अस 20। चलिए जल्दी बताइए मुझे, रिटेन अर्निंग कंसीडर करना है या नहीं? क्यों नहीं कंसीडर करना? क्योंकि ऑलरेडी इस 20 रुपए के प्राइस के अंदर रिटेन अर्निंग का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दोबारा से अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो जो डेप्ट का अमाउंट, हमें कुछ नहीं बताया गया कि डेप्ट की मार्केट वैल्यू कितनी है, तो जो हमें गिवन है वही हम लोग इसको मार्केट वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, राइट? तो दिस विल बिकम्स 20 लाख, दिस इज 5 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 लाख। और बच्चों अब हम क्या करेंगे? वेट्स। इट विल बी 20 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख एंड 5 लाख डिवाइडेड बाय क्या? 25 लाख। इट्स 0.8, 0.20। दीज आर द वेट्स, राइट? और बच्चों वेट्स आइडेंटिफाई होने के बाद हम लोग कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और कॉस्ट हमें मालूम ही है 15%, और केडी भी हमें मालूम है कितना है, ये 10%। और आप इस कॉस्ट को इसके स्पेसिफिक कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, W इंटू S हो जाएगा, और बस होगी कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई कीजिए, 12%, इट्स 2% एंड टोटल इज 14%। बड़ा सिंपल। हमने इस रिटेन अर्निंग को अलग
तो कंसिडर नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्राइस के अंदर इसकी वैल्यू इंक्लूडेड है, राइट। अब हल्का सा मैंने चेंज किया, मैंने कहा इसी एग्जांपल में मैंने कहा सपोज इन अबव एग्जांपल, सपोज इन अबव एग्जांपल KR is equal to 18%. Find WACC using market value weights. राइट तो जो क्या किया हमने कहा मान लो ये 15% नहीं है, अब ये 18% है, क्या करोगे? देखो अब हम फंस जाएंगे, थोड़ा सा फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे ध्यान दीजिएगा। हमने कहा हमने फंड से स्टार्ट किया, वी हैव फंड्स, और जो ये फंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 एंड अर्निंग एंड डेप्ट, राइट। और हम यहां पर कंसिडर करने जा रहे हैं मार्केट वैल्यू, राइट। अब तो ये मार्केट वैल्यू इन रुपीस, राइट। तो बच्चों हमने कहा नंबर्स ऑफ शेयर्स, ये नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20। रिटर्न अर्निंग आपने कहा कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी 20 रुपीज में इसकी वैल्यू इंक्लूडेड है, और ये 5 लाख, राइट। आप वेट्स निकाल देंगे, उसके बाद अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये जो KE है ये तो है 15%, पर बच्चों ये जो KR है ये कितना है? 18%। और जो ये KD है ये KD कितना है? 10%। तो जो प्रॉब्लम कहां पर है प्लीज ऊपर देखो एक बार। प्रॉब्लम यहां पर है कि इस वैल्यू के अंदर ऑलरेडी रिटेन अर्निंग का अमाउंट इंक्लूडेड है, पर जो अमाउंट इंक्लूडेड है उस रिस्पेक्ट से जो कॉस्ट है वो 18% है, और इक्विटी की रिस्पेक्ट से जो कॉस्ट है वो 15% है। तो हमें यहां पर तो बाइफिकेशंस करना पड़ेगा, बाइफिकेशंस करना पड़ेगा कि इसमें इक्विटी का जो अमाउंट है वो कितना है और इसमें रिटेन अर्निंग का जो अमाउंट है वो कितना है, क्योंकि जितना भी अमाउंट रिटेन अर्निंग का इस वैल्यू में इंक्लूडेड है उस पर कॉस्ट 15% नहीं है बल्कि हमें 18% कंसिडर करना। दिस इज गिवन टू अस, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि 20 लाख की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी है जिसमें रिटेन इंक्लूड है ये आप बता रहे हैं। अब यहां पर सवाल ये आ गया है कि उस रिटेन अर्निंग के अमाउंट को अलग सेपरेट कैसे करें, में आ गया। अब करेंगे कैसे ये सोचते हैं, सोचा तो हमने देखो ऐसा सोचा, हमने कहा सर अच्छा इस 20 लाख के अंदर रिटेन अर्निंग और दोनों इंक्लूड है, ओके फाइन। और अगर मैं कहूं कि बुक वैल्यू की मैं बात करूं तो बुक वैल्यू ये है कितनी इन दोनों की? 10 लाख एंड 5, और 10 लाख और 5 लाख ये क्या बता रहा है कि अगर 10 लाख इसके हैं 5 लाख इसके हैं, तो इसका मतलब हुआ अगर 2 रुपए ये हैं तो 1 रुपया, समझ में आया? अगर 2 रुपए इक्विटी के हैं तो रिटेन अर्निंग का कितना अमाउंट है? 1 रुपीज। तो बच्चों हम इसी रेशो में इस 20 लाख को दोनों जगह पर बाइफरकेट बांट देंगे, राइट। भाई आप कह रहे हैं ना कि 20 लाख रुपए जो है उसमें इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग दोनों इंक्लूडेड है। अगर दोनों इंक्लूडेड हैं तो डू वन थिंग कि दोनों की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे बुक वैल्यू में इनकी रेशो 2:1 थी, तो मार्केट वैल्यू में भी इनकी रेशो 2:1 ही होनी चाहिए, राइट। ऐसा ही होगा, तो हम लोग यहां पर ऐसा ही करने वाले हैं। हम लोग 20 लाख को 2:1 में 2:1 में बांट सकते हो ना, बांट देंगे। ओके दिस इज 6 पॉइंट, नहीं कुछ हो रहा है, दिस इज 13.3333 lakhs एंड 6.6667 lakhs, राइट। और टोटल बच्चों वही आएगा 25 लाख। और अब हम फिर से क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे? वेट्स। और वेट बच्चों 13.3333 lakhs डिवाइडेड बाय 25 लाख, एंड हियर 6.6667 lakhs डिवाइडेड बाय 25 लाख, एंड 5 लाख अपॉन 25 लाख, 0 point something, 0 point something, 0 point something, ये तो 0.
आई थिंक 20 आ जाता है. 5332 and here 0.2668 टेबल 68 है. राइट, ये हो जाएगा W और ये S है ही, एंड दिस इज W इंटू S. आई थिंक समझ में आ रहा है. कॉपी करेंगे वेरी फास्ट. अब वापस हमारे क्वेश्चन पर आ जाना जो हमने पहले पेंडिंग किया था. हाँ जी, कॉपीड. ओके, तो बच्चों आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं. लाइक वी हैव वापस में आ जाइए बच्चों. क्वेश्चन कौन सा? 67. जो हमने पहले डिफरेंट वैल्यू को कंसिडर किया था, अब उसको अच्छा, पहले हमने डिफरेंट वैल्यू कंसिडर नहीं की थी, है ना. हमने ये मान लिया था कि दोनों का जो KE और KR है वो सेम है. अगर आप सेपरेट तो कैसे करेंगे? अब आप कर सकते हो, है ना. तो बच्चों देखिएगा 67 क्वेश्चन अगेन. 67 हमें तो फाइंड करना है, दैट इज BCC विद द हेल्प ऑफ द मार्केट वैल्यू वेट्स. राइट, और ये मार्केट वैल्यू वेट के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं. लाइक वी हैव टू स्टार्ट विद द फंड्स. तो बच्चों सबसे पहला जो फंड है आपके पास वो कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल. राइट, और आपके पास रिटेन अर्निंग्स भी हैं. राइट, और आपके पास क्या है बच्चों? दैट इज 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसके बाद है आपके पास 12% डिबेंचर्स डेट. और इनकी वैल्यू कौन सी वैल्यू लिखनी है आपको? मार्केट वैल्यू बच्चों, मार्केट वैल्यू कंसिडर करनी है ना. राइट, तो मार्केट वैल्यू जो है आपके पास कितने रुपीस की है? सबसे पहले बच्चों इट्स रुपीज 20 लाख. पर बच्चों 20 लाख मैं यहां पर लिख तो दूंगा, बट बच्चों इससे हम लोग आगे जाके फंस जाएंगे. कैसे फंस जाएंगे? हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड KR, KE एंड KR जो हमें गिवन है वो सेम नहीं है. ये दोनों में मतलब यहां पर हमारे पास ये दोनों चीजें अलग अलग हैं. लाइक कॉस्ट ऑफ इक्विटी वी हैव 18%, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग वी हैव कितना? 15%. तो जो इस सिचुएशन में हम लोग वैसे तो 20 लाख के अंदर लेते हैं कि रिटेन अर्निंग का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए सेपरेटली इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती. बट जितना भी रिटेन अर्निंग का अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है उस पर जो कॉस्ट है वो कितनी है? 15%. तो अब हमें इस 20 लाख में से वो हिस्सा निकालना पड़ेगा जो हिस्सा हमारे रिटेन अर्निंग से रिलेट करता है. तो बच्चों रिटेन अर्निंग से रिलेट कितना करता है पता कैसे चलेगा? क्या कहते हो? सर अगर ये सेम होती है तो नहीं देखेंगे. राइट, बिल्कुल ठीक बात है. अगर KE और KR दोनों के सेम होते तो इस केस में हमें रिटेन अर्निंग का अमाउंट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, जो कि हमने अभी पहले हमने ये एज्यूम किया था ना कि ये दोनों सेम. तो इस केस में हमने रिटेन अर्निंग का अमाउंट अलग से कंसिडर नहीं किया. अब क्योंकि KE और KR सेम नहीं है, हमें इस वैल्यू में से रिटेन अर्निंग का अमाउंट सेपरेट अलग से निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है. तो किस रेशो में? बुक वैल्यू रेशो में. राइट, तो बच्चों क्वेश्चन देखिएगा. बुक वैल्यूज वी हैव 10 लाख एंड 5 लाख. तो 10 लाख एंड 5 लाख मतलब रेशो क्या हो गई? 2:1.
तो अगर ये 2:1 रेशो हो गई तो आप लोग इस 20 लाख रुपए को भी इस 2:1 के अंदर बांट देंगे, तो 2/3 एंड 20 लाख इंटू 1/3, राइट। तो वो जो ये हो जाता है आई थिंक 8.3333, अच्छा सॉरी 6.6667, और ये हो जाता है 13.3333, 13 लाख से 38,000 ठीक है ना, राइट। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू तो हमें गिवन ही है 7 लाख, और डिबेंचर्स के लिए 6, तो 20 एंड दिस इज अगेन 33 लाख, राइट। वेट्स निकालेंगे बच्चों कैसे, 13.3333 lakhs divided by 33 lakhs and 6.6667 lakhs divided by 33 lakhs, 7 lakh upon 33 lakh and 6 lakh upon 33 lakhs, right। and cost of preference share KP, अब बच्चों ये KP कितना 14%, and cost of venture KD ये कितना है बच्चों, कितना, हाँ जी 12%, 12%। तो 8 सेंट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों चीजें आपके पास आ गई हैं, और ये W है, ये S है, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, W इंटू S, राइट सर। सो W इंटू S वी हैव टू डू, सो W इंटू S, और अब कितना ये 0.4040, आई थिंक कर लेंगे, राइट। चलिए जल्दी से कीजिए और मुझे बताइए कि ये नंबर कितना आता है, प्लीज डू दिस एंड गिव मी द वैल्यू वेरी फास्ट। दिस इज बेसिकली KO बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू वेट्स। हाँ जी बच्चों डन, जल्दी से बता कितना आ गया, प्लीज डू दिस वेरी फास्ट। सर 15.4532 है। 15.453%, राइट, ओके। तो वो जो आपने ये फाइंड कर दिया, दिस इज WACC मार्केट वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग दिस वन, राइट। अब बच्चों अब हमारा जो मेन काम होगा ना, अब वो होगा, देखो मैंने आपको कहा कि मेनली हमें WACC करना है। अब WACC फाइंड करने के लिए ये तो एक मेथड है, वेटेड वाला मेथड। अब इसमें मुझे अब आपको सिखाना है कि KE कैसे फाइंड करते हैं, मुझे आपको सिखाना है कि कैसे फाइंड करते हैं, मुझे आपको सिखाना है कि KP कैसे फाइंड करते हैं, और मुझे आपको सिखाना है कि KD कैसे फाइंड करते हैं। तो मुझे अब इन सब के बारे में मुझे आपके साथ इंडिविजुअली बातें करनी है, राइट। तो बच्चों हम लोग एक एक करके हर एक नंबर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, बट इससे पहले कि मैं आपको एक थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि हम जो सीखने वाले हैं वो क्या क्या है। देखिए वी हैव टू फाइंड आउट बेसिकली नो डाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कहते हैं, KO, राइट। अब इस KO को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या
होना चाहिए, हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट, राइट। और जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों बेसिकली, यस प्लीज केडी। इस कॉस्ट ऑफ डेप्ट को हम लोग बेसिकली दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक वो डेप्ट जो कि हमारे इररिडीमेबल है, और एक वो डेप्ट जो कि हमारे रिडीमेबल है। इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, केपी, केपी, राइट। और बच्चों ये जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल होगी केपी, इसको भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। ये दो हिस्से मतलब कौन कौन से, एक प्रेफरेंशियल कैपिटल जो कि हमारे इररिडीमेबल और हैं, और दूसरा वो जो कि हमारे रिडीमेबल है। बच्चों रिडीमेबल और इररिडीमेबल समझते हो? इररिडीमेबल मतलब जिसको आप आज रेस करो बट वापस पैसे देने की कभी कोई कंडीशन नहीं है। रिडीमेबल मतलब आज पैसा रेस किया, आपको कुछ समय के बाद 10 साल बाद 15 साल बाद आपको इन पैसे को वापस पे कर देना है, राइट। तो बच्चों इसके बाद और क्या सीखना हमें, हमें सीखना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज बेसिकली केई, राइट। अब इस केई को फाइंड करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग अप्रोच है। वी हैव 4 अप्रोचेस। ये अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट अप्रोच इज बेसिकली अर्निंग प्राइस मॉडल। दूसरा अप्रोच है बच्चों दैट इज डिविडेंड, दिस इज बेसिकली कांस्टेंट डिविडेंड अप्रोच, right. Next is basically dividend growth model। और बच्चों एक और मेथड है हमारे पास दैट इज कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। राइट बच्चों, इसके अलावा बच्चों हमें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी फाइंड कर, हमें और क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, राइट। सो एक एक करके मैं हर एक जो मेथड है हमें क्या फॉर्मूला बना देगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। लाइक अगर हमारे डिवेंचर इररिडीमेबल हैं तो इस केस में हम लोग केडी फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स और मार्केट वैल्यू। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारा जो कैलकुलेशन वर्क है वो कहां पर है, इररिडीमेबल है केस के अंदर, राइट। और यही हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीमेबल हो जाएं तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो मेथड है वो बदल जाता है। ये क्या बदल जाता है, लेट अस टॉक अबाउट। इस केस में हमारा केडी हो जाता है बच्चों दैट इज इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, राइट। और इसके बाद प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन एंड होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। आप कहोगे सर ये आरवी क्या है, ये एनपी क्या है, ये एन क्या है ना। तो बच्चों आरवी का मतलब है बेसिकली रिडीमेबल वैल्यू, एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड्स और एन का मतलब है बच्चों लाइफ ऑफ डेप्ट, मतलब कितने सालों के बाद, एन का मतलब है कितने सालों के बाद आप इन डिवेंचर्स को रिडीम करने जा रहे हो, दिस बेसिकली एन, राइट। अब बच्चों ये हो गई डिवेंचर्स के बारे में बातें। अब हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंशियल कैपिटल के बारे में।
ये प्रेफरेंस शेयर तभी दो तरह से हो सकते हैं, नंबर 1 इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल। अगर ये इरिडीमेबल हैं तो इस केस में हम लोग केपी फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, बेसिकली प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स और मार्केट वैल्यू इनटू 100। पर ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल हो, और अगर ये हमारे रिडीमेबल हो तो हमारा ये फॉर्मूला बदल जाएगा केपी के लिए, एंड द केपी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अगेन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन एंड होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। राइट बच्चों? और अगर हम अब इक्विटी शेयर्स की बात करें, अर्निंग प्राइस मॉडल की बात करें, तो यहां पर हम के फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर और नेट प्रोसीड्स इनटू 100। अगर हम कॉस्ट डिविडेंड अप्रोच की बात करें के, देन द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर और नेट प्रोसीड्स इनटू 100। और बच्चों अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की बात करें तो यहां पर हो जाएगा के इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G, एंड अंडर द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के इज इक्वल टू बेसिकली RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अब आप कहोगे सर ये टर्म्स क्या क्या हैं, D1 क्या होता है, G क्या होता है, P0 क्या होता है? तो जो लिखवा देते हैं, D1 स्टैंड फॉर द डिविडेंड पर शेयर एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड P0 स्टैंड फॉर द मार्केट प्राइस पर शेयर इन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, इन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट, and G stand for the growth rate of dividend। राइट। RM क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, RF स्टैंड फॉर द रिस्क फ्री रेट, एंड R स्टैंड फॉर द average return from market, average return from market, right? And beta, एक वर्ड लिखा हुआ बच्चों आपके पास बीटा, बेसिकली दिस इज बेसिकली सिस्टमैटिक रिस्क, राइट? बच्चों इसके अलावा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए भी हमें फॉर्मुलास लिखवाने हैं। सो दीज आर द ऑल फॉर्मुलास, राइट? पर मुझे मालूम है इन फॉर्मुलास को एज रटना बहुत आसान है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपने P लिखा है, R लिखा है, D1 अपॉन, मैंने लिखा है D1 अपॉन P0, राइट? दिस इज P0। अब इन फॉर्मुलास को बच्चों एज इट इज रटना बहुत मुश्किल है, रियली वेरी डिफिकल्ट, राइट? अगर रटेंगे नहीं तो फिर काम चलेगा नहीं, राइट? तो हम लोग आने वाली 2 क्लासेस में, यकीन मानो आने वाली 2 क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मुलास कैसे ड्राइव हुए हैं इसी से रिलेटेड बातें करने वाले, राइट? और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा से WACs पे आ जाएंगे। मेनली करना क्या है, WACC, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम फाइंड कर ही नहीं सकते जब तक कि हमारे पास KD ना हो, जब तक कि हमारे पास KP ना हो, जब तक कि हमारे पास KE ना हो, है ना? तो हम लोग ये सब फाइंड कर ही सकते। तो हम लोग सबसे पहले हमारी आने वाली 2 क्लासेस में ये फॉर्मुलेस की डायरेक्शन कैसे हुई है, कैसे फॉर्मुलेस अराइज हुए हैं, इन सब के बारे में आपके साथ बातें करने जा रहे हैं, राइट? तो उसके बाद फिर हम लोग WACC पर दोबारा आ जाएंगे और फिर हम सीखेंगे कि WACC कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल दिस। आई थिंक फाइन। तो बच्चों
हम लोग आज की क्लास सिर्फ यहां तक करने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन फॉर्मुलेस की डेरिवेशन सीखेंगे। हाँ, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग नहीं लिखवाया, वहां पर आप लिख लीजिएगा दैट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग विल बी कंप्यूटेड इन द सेम वे एज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलाज है ना, यही फॉर्मुलाज हमारे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के भी हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग is computed in the same way as cost of equity। तो cost of equity का फॉर्मूला एंड cost of retain earning फॉर्मूला हमेशा हमेशा सेम होते हैं, राइट। सो बच्चों, all this we will talk about in the next class, राइट। तो आज हम इतनी क्लास करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब फॉर्मुलास के बारे में हम लोग यहां से शुरू करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में 1, 2, 3, 4 ये 4 फॉर्मुलास हम लोग अच्छी तरह से सीख लेंगे, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि केई के लिए क्या प्रोसेस यूज हो रहा है, राइट सर। ओके, दिस इज अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।